everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about cancer. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. So let's start with the video. बहुत सारे डेडली डिसीजेज हैं, उनमें से एक का नाम है कैंसर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान हर साल जाती है बिकॉज ऑफ कैंसर। इवन इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली, वर्ल्ड में भी देखोगे आप कम्प्लीटली, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंसर पेशेंट्स हैं। और बिकॉज कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा डेडली डिसीज़ है और इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम कॉज करता है या फिर प्रॉब्लम होती है इतने सारे लोगों को कैंसर की, इस वजह से रिसर्च फील्ड्स में एंड मेडिसिन किस किस तरीके से हो सकती हैं, किस किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और क्या क्या एग्जैक्टली ये कॉज करता है, किस किस तरीके से एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म होता है, उसकी बहुत बड़ी रिसर्च होती है और इसकी पूरी स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। एग्जैक्टली कैंसर होता किस तरीके से है, जैसे हमें पता है कि नॉर्मल सेल्स, जैसे मैंने बताया था कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एग्जैक्टली सेल डिवाइड क्यों करते हैं। सेल डिवाइड इस वजह से ही करते हैं बिकॉज उनका जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो सेल है आप नॉर्मल ग्रोथ करते हैं, जैसे ये रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हुआ तुरंत वो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब जो कैंसर सेल्स होते हैं एग्जैक्टली उनके अंदर होता क्या है, उनके अंदर ये डिवीजन जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल से हट जाता है। यानी कि जो नॉर्मल सेल होता है वो क्या करता है कि एक सेल है, उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो गड़बड़ाया तो वो डिवाइड कर लेगा। ठीक है, लेकिन वो डिवाइड भी एक लिमिट में रह के ही करता है कि उसके आसपास, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। तो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, जो कैंसरस नहीं है, वो सेल्स क्या करते हैं, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर एक सेल का जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो गड़बड़ाया तो वो डिवाइड करेगा, लेकिन वो उसी तरीके से डिवाइड करेगा, उतना रेट पे डिवाइड करेगा कि जब तक वो अपने आसपास के सेल से टच ना कर जाए। जैसे ही उसके पास के सेल से वो टच कर गया है ना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया, तो वो बंद कर देगा अपने आप को डिवाइड करना। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड ग्रोथ वो करता ही रहेगा। अगर आप इवन दिमाग भी लगाओ, हमारी बॉडी के अंदर हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, इतना सारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखोगे तो हमारा सारे के सारे सेल्स डिवाइड करते रहेंगे और फिर इंक्रीज कितने नंबर में हो जाएंगे ना। तो इस चीज़ को ही कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कि जब एक सेल दूसरे सेल्स के नज़दीक आ जाता है या फिर कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो वो डिवाइड करना बंद कर देता है। ठीक है, और जब उसको आप वापस हटा दोगे तो वापस वो डिवाइड करने लग जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल्स की। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी खो देते हैं। अब एग्जैक्टली एक सेल कैंसरस बनता कैसे है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। देखो क्या होता है, कुछ फिजिकल कॉजेज होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल कॉजेज होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल कॉजेज होते हैं। पहले बात करते हैं फिजिकल कॉजेज की, बात करते हैं यूवी रेस की। तो यूवी रेस हमें पता है कि नॉन आयनाइजिंग है। ठीक है, उसमें से आयनाइजेशन एग्जैक्टली नहीं निकलती, लेकिन आयनाइजिंग रेज जो होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक्स रेज हो गई एंड गामा रेज हो गई, ये आयनाइजिंग होती हैं बेसिकली। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, फिजिकल कॉजेज में से या जो फिजिकल रीजंस हैं उसमें हमारे पास रेज आती हैं अलग अलग तरीके की। ठीक है, उसमें भी 2 कैटेगरी बांट दो आप, एक आयनाइजिंग रेज एंड एक नॉन आयनाइजिंग रेज। आयनाइजिंग रेज में आती हैं हमारे पास एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, बिकॉज वो आयंस कॉज कर सकती हैं, आयनाइजेशन कॉज कर सकती है। एंड नॉन आयनाइजिंग रेज में आती है हमारे पास यूवी रेज। ये क्या करती है, ये कॉन्स्टेंटली अगर एक इंडिविजुअल के ऊपर पड़ती है तो उसका डीएनए म्यूटेट कर देती है। तभी इस वजह से बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट में खड़े रहोगे ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा यूवी रेज आपकी बॉडी में पड़ेगी, आपको स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं अबाउट द केमिकल कॉजेज। केमिकल कॉजेज में हमारे पास होता है, जैसे बोलते हैं ना, टोबैको कैन कॉज कैंसर। ठीक है, तो जो टोबैको का स्मोक होता है, इवन सिगरेट स्मोक होता है एंड ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी कैंसर कॉज करती है। टोबैको का स्मोक जो है, फिर सिगरेट का जो स्मोक है, वो लंग कैंसर कॉज करता है। इवन जो हम लोग बात करते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग वहाँ पे जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके बाद में हम इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। तो वो इथीडियम ब्रोमाइड भी जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। अब वो कार्सिनोजेनिक है, इस वजह से हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, तो लैब में तो हमें उसे करना पड़ता है। लेकिन जब उसको डिस्पोज करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुली उसे यूज़ करके डिस्पोज करना पड़ता है। इथीडियम ब्रोमाइड भी एक कार्सिनोजन है। ठीक है, वो भी केमिकल कॉज हो सकता है कैंसर का। देन थर्ड हमारे पास आता है बायोलॉजिकल रीजंस। ऐसे कुछ वायरसेस होते हैं जिनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस जब हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो ये हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं। देन दूसरा रीज़न आता है बायोलॉजिकल रीज़न के अंदर ही प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अब देखो क्या होता है, हमारे अंदर ऐसे कुछ जीन्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जो कि पहले तो जैसे जब हम लोग नॉर्मल हैं तब वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में प्रेजेंट है, यानी कि वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन जब कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जैसे कि
वो हो सकता है फिजिकल कार्सिनोजन के एक्सपोजर में आ जाएं, हो सकता है वो केमिकल कार्सिनोजन के एक्सपोजर में आ जाएं, या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी रीज़न की वजह से ये प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से ये एक्टिवेट हो गए, तो उस वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े 3 रीजंस, 3 कॉजेज, फिजिकल कॉजेज एंड देन केमिकल कॉजेज एंड देन बायोलॉजिकल कॉजेज। बायोलॉजिकल कॉज में हमने क्या पढ़ा, बायोलॉजिकल कॉज में हमने पढ़ा अबाउट द ऑन्कोजेनिक वायरसेस, जो कि हमारे अंदर जब जाएंगे, हमें हमारे बॉडी पर जब अटैक करेंगे तो कैंसर कॉज कर सकते हैं। एंड प्रोटोऑन्कोजीन्स, उनके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, उनके अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं कि अगर एक्टिवेट हो गए तो हमारी बॉडी में कैंसर कॉज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मोटा मोटा पूछते हैं ना, तो आप बोल सकते हो कि म्यूटेशन की वजह से, बिकॉज ये जो फिजिकल रीजंस हों या फिर केमिकल रीजंस हों या फिर बायोलॉजिकल रीजंस हों, ये क्या करते हैं एक्जैक्टली हमारी बॉडी में म्यूटेशन कॉज करते हैं। अब देखो, म्यूटेशन बहुत तरीके से हो सकती है। बहुत बार म्यूटेशन जो होती है वो अच्छी म्यूटेशन होती है ना, कई बार हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, और कई बार म्यूटेशन ऐसी हो जाती है जिस वजह से हमारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीन्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। फिर कभी कभी होता है कि म्यूटेशन ऐसी कॉज हो गई जिस वजह से कैंसर हो गया, ठीक है। अब एक्जैक्टली कैंसर हो जाता है, होता क्या है, कैंसर अगर हो जाता है एक इंडिविजुअल को, तो वो उसका जो सेल है, जो कैंसरियस सेल है, जिसको हम न्यूप्लास्टिक सेल भी बोल सकते हैं, जिसको हम कैंसर सेल भी बोल सकते हैं, वो अनलिमिटेड डिवीजन करना शुरू कर देता है। उसके पास एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो मैं बताया था ना कि अगर नॉर्मल सेल है तो उसके आसपास कोई सेल होगा जो उसके टच में आ जाएगा तो वो डिवाइड करना बंद कर देगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है, वो जो कैंसरियस सेल्स हैं या फिर जो कैंसर सेल है या फिर जो न्यूप्लास्टिक सेल है, वो खो देता है। वो लगातार डिवीजन करता रहता है। और अब ये जो कैंसर होते हैं ना, ये ट्यूमर्स बना लेते हैं, डिवाइड करते ये ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है बैनिंग ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बैनिंग ट्यूमर नॉर्मल सा होता है, छोटा सा, यानी कि इवन छोटा नहीं भी है तो वो एक ही जगह पे रुकता है, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। जैसे मान लो कि किसी इंडिविजुअल को कैंसर हुआ और वो भी बैनिंग ट्यूमर हुआ, तो उसका मान लेते हैं ट्यूमर जो है एग्जैक्टली वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे है। सिंपल डॉक्टर के लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी उसको कट करके निकालना, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह मान लेते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या दिखाता है, वो दिखाता है मेटास्टेसिस। उसके अंदर क्या होता है कि एक ट्यूमर, जैसे मान लेते हैं कि किसी का ट्यूमर निकला फर्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे नोटिस किया कि किसी का ट्यूमर हो रहा है हाथ पे, ठीक है। अब वो ट्यूमर के कुछ सेल्स क्या करेंगे, वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएंगे और वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहेंगे, और फिर वो जहाँ पे जाकर रुक जाएंगे वहाँ पे जाकर नया ट्यूमर बना लेंगे। तो पहला ट्यूमर देखने को मिला जैसे हाथ पे, दूसरा ट्यूमर हो गया पैर पे, ठीक है, फिर तीसरा हो गया पेट पे। इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो फ्लो करती रहती हैं। इस वजह से ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है इंडिविजुअल के लिए, बिकॉज वो फ्लो करता रहेगा कॉन्स्टेंटली। वो जहाँ पर जाके उसकी सेल्स लॉज ऑफ करेंगे या फिर जहाँ पे जाके बैठ जाएंगे वहाँ पर जाकर नया ट्यूमर बन जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को कि ये पूरी ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है एंड फिर लॉज ऑफ करके फिर वहाँ पर नया सेल्स बना लेता है या फिर नया ट्यूमर सेल बना लेता है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो कैंसरियस सेल्स होते हैं इनके पास मेटास्टेसिस होता है। अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए, तो बेनिंग ट्यूमर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सारे के सारे ट्यूमर्स, चाहे वो बेनिंग ट्यूमर हो चाहे वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाता है, वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करता रहता है, ओके। अब उसके बाद क्या होता है कि एक्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, अगर सेल कोई अनलिमिटेड डिवाइड कर रहा है तो कर रहे दोनों, क्या दिक्कत है। एक्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक जगह पे ट्यूमर बन गया है, ठीक है, तो मान लो हमारी बॉडी ने जो भी खाना खाया एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाया गया, ठीक है। अब जहाँ पे ट्यूमर बन गया है वहाँ पे वो सेल्स क्या करेंगे, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेंगे, ठीक है। वो सेल्स होंगे ट्यूमर के सेल्स, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेंगे। तो जो बाकी के नॉर्मल सेल्स होंगे उनको स्टार्व करना पड़ेगा, उनके पास उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं पहुँच पाएगा जितना उनके पास पहुँचना चाहिए था। इस तरीके से प्रॉब्लमैटिक होती हैं चीज़ें, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कल हम बात करेंगे अबाउट द कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के बारे में, ओके। थैंक यू।